So we'll be discussing a new topic and that is area. एक्चुअल में कई बुक्स में अगर आप देखोगे तो एरिया डेफिनेट इंटीग्रल के साथ में दिया है. एप्लीकेशन की बात की गई ना, इंडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, और ये उसी का एप्लीकेशन है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. इनफैक्ट जब हमने पहली क्लास में डिस्कशन किया था तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो इनफैक्ट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जब हम डिस्कस करते हैं तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट द algebraic sum of areas enclosed by the curve from x equals to a to x equals to b. algebraic sum of area. और तब भी मैंने क्लियर किया था कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट एरिया क्या डिफरेंस होगा, और अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तब क्या डिफरेंस होगा. व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल एंड व्हाट इज एरिया, दैट वी हैव डिस्कस्ड. तो एरिया जब हमें कैलकुलेट करना है, एरिया की जब बात करें, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to fx, that's the curve y equals to fx, and from x equals to a to x equals to b. area bounded by the curve y equals to fx from x equals to a to x equals to b. ये एरिया एवेलुएट करना आपको, देखिएगा. Let's say that's the curve y equals to fx. This is the x-axis. Y equals to fx, and from x equals to a to x equals to b, x equals to a to x equals to b, that's the area you have to calculate, है ना. area bounded by the curve y equals to fx from x equals to a to x equals to b, और a to b में जो कर्व एरिया बाउंड कर रहा है, that is in fact this area. ए बी सी डी. आपको जो एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, दैट इज इन फैक्ट एरिया बाउंडेड बाय, दैट एरिया इज नथिंग बट ऑफ, जो आपको कैलकुलेट करना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स फ्रॉम x equals to a to x equals to b. That is nothing but, in fact that is a b c d a. ये एरिया कैलकुलेट करना है आपको, a b c d a, जो एरिया बाउंड कर रहा है कर्व विद x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b. इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, टू कैलकुलेट दिस एरिया, इनफैक्ट आप अभी जानते हैं, आज की तारीख में आप जानते हैं कि x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b में जब आप y dx करेंगे, वी हैव डिस्कस, इंटीग्रेट कर दीजिए कर्व को, दैट एरिया इज बाउंडेड अबाउट द x एक्सिस, अबाउट द x एक्सिस, x एक्सिस से अबाउट अगर बाउंडेड है कर्व जो एरिया बाउंड कर रहा है ना, इन दैट केस वो पॉजिटिव लिया जाता है. एरिया बाउंडेड बिलो द x एक्सिस इज नेगेटिव लिया नहीं जाता है, वो आता ही पॉजिटिव है, आपको लेने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी. Area bounded by the curve above the x-axis remains positive. Area bounded by the curve below the x-axis is negative. Area कैलकुलेट करने को आपको उसको जो नेगेटिव साइन है उसको आप पॉजिटिव बना लेंगे. क्या किया देखो, आप बेसिक अप्रोच से देखे यहाँ पर, और उस प्रीवियस वन भी और क्लियर होते जाएगा. आपने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपने कंसिडर करी, ठीक है ना. इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ मैं. एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसिडर करिए आपने, ठीक है ना. आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है ए बी सी डी ए, एक्सप्लेन कर दे, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, है ना. ई एफ जी, ठीक है ना, ई एफ जी एच, ये एक स्ट्रिप आपने कंसिडर करी. रेक्टेंगुलर स्ट्रिप तो नहीं है ये, दैट्स नॉट अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, क्योंकि ये कर्व के साथ में बना रही है, ठीक है. जो भी एरिया बाउंड कर रही है कर्व के साथ में, दैट कर्व इज y इक्वल्स टू एफ एक्स. देखो ध्यान से देखो, अगर मैं h पॉइंट को, इफ आई टेक द h पॉइंट को मैंने लिया x, y, h पॉइंट को लिया, कर्व के ऊपर पॉइंट है, जो भी पॉइंट है y इक्वल्स टू एफ एक्स इज द कर्व, x, y आई हैव टेकन द पॉइंट एज द कर्व. ये स्ट्रिप स्मॉल विड्थ वाली एक स्ट्रिप कंसिडर करिए, लेट्स से ऑफ डेल्टा x.
ई एफ की जो लेंथ है दैट इज डेल्टा एक्स, है ना, स्मॉल डेल्टा एक्स। जो जी होगा, जी के कोऑर्डिनेट्स जब लिखेंगे तो क्या होगा, जी के कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो दैट विल बिकम एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू, मतलब वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप ई एफ जी एच ई, इस स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करेंगे इनफैक्ट, एंड देन वी विल इंटीग्रेट। कैसे देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप समझेंगे, मजा आएगा। देखो एक और बात है कि अगर मैं कहता हूं कि एरिया ऑफ ए ई एच डी ए, इस एरिया को अगर मैं ए से डिनोट करता हूं, लेट्स से दिस एरिया इज ए, एरिया ऑफ, क्या समझ लीजिएगा, ये ए ई एच डी ए, उसको अगर मैंने ए से डिनोट करा तो एरिया ऑफ ए एफ जी डी ए दैट विल बी व्हाट, ए प्लस डेल्टा ए, वो होगा ए प्लस डेल्टा ए, एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप। एक और पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो भी ठीक लगेगा कि जो एरिया आपको रिक्वायर्ड है, एरिया ऑफ, आपने जब लिमिट्स का डिस्कशन किया था तो लिमिट्स के डिस्कशन में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सैंडविच थ्योरम। जानते हैं आप क्या था सैंडविच थ्योरम? किसी फंक्शन की लिमिट इवेलुएट करना है, डायरेक्टली आप इवेलुएट नहीं कर पाते हैं, सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जो भी फंक्शन है अगर वो दो फंक्शंस के बीच में हो, f1x और f2x के बीच में है, तो आप क्या करते हैं, f1x और f2x की लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं, और अगर वो दोनों लिमिट सेम आती है तो आप कहते हैं कि जो लिमिट है फॉर द फंक्शन fx इज ऑल्सो सेम। हमने यहां पर वही बात को कैसे अप्लाई किया देखिएगा, वी वांट एरिया ऑफ ई एफ जी एच, है ना, हमारा टारगेट है ई एफ जी एच ई। ये जो भी एरिया होगा ध्यान से देखिएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं दैट विल बी एरिया ऑफ ई एफ, इसको एल से डिनोट किया, ई एफ एल एच, बट लेस देन इक्वल टू, समझ लें उतना काफी होगा। दिस पॉइंट इज एच, है ना, दिस इज एच, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को लिखा मैंने, दिस इज एच इनफैक्ट, इसको m कहा, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ व्हाट, ई एफ जी एम, ई एफ जी एम ई। यार ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या आपको? आपका टारगेट है इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करना। इस स्ट्रिप कौन सी है, ई एफ जी एच, दैट इज अ स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर नहीं है, तो हमने उसको दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया, हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। हमें तो चाहिए था कर्व के साथ बाउंडेड एरिया, जो डेल्टा एक्स वाला पोर्शन बाउंड कर रहा है, ई एफ जी एच, जी पॉइंट और एच पॉइंट कर्व के ऊपर है। मैंने उसको दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड किया, एक स्ट्रिप है ई एफ एल एच और दूसरी स्ट्रिप है ई एफ जी एम। इन दो स्ट्रिप्स में हमने उसको डिवाइड किया। एक बात पक्की है कि जो ये दिस एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया है, वो इससे ग्रेटर होगा और इससे लेस होगा। एक से ग्रेटर होगा, दूसरे से लेस होगा, इक्वल हो सकता है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ई एफ एल एच, एनीबडी कैन सजेस्ट मी ई एफ एल एच को क्या लिखा जा सकता है? ये जो विड्थ है, जो विड्थ है उसकी स्ट्रिप की विड्थ है, वो है डेल्टा एक्स। ई एफ एल एच दोस्तों ये है डेल्टा एक्स, ये बात ठीक है। और इसमें आप कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, ऑर्डिनेट क्या लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, वाई, वाई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, ई एफ जी, ये तो आपको रिक्वायर्ड है, दैट एरिया इज रिक्वायर्ड टू यू, दैट इज नथिंग बट डेल्टा ए, ये आपको रिक्वायर्ड है ना, लेस देन इक्वल्स टू, यस एनीबडी, ई एफ जी एम ई,
विड्थ तो डेल्टा एक्स ही है, लेकिन विड्थ डेल्टा एक्स है, लेकिन ये जो y कोऑर्डिनेट है वो हो गया y प्लस डेल्टा y इंटू डेल्टा एक्स। बिल्कुल ठीक बात है। y डेल एक्स इज सम पॉजिटिव वैल्यू, जो भी वैल्यू दैट सम पॉजिटिव वैल्यू डेल एक्स है, आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया इसको, एंड देन यू हैव टेकन द लिमिट। अब आपने लिमिट ली है, कैसे लिमिट? लिमिट x टेंस टू 0, ये तो y है, लिमिट x टेंस टू 0 डेल्टा a डिवाइडेड बाय डेल्टा x या डेल a बाय डेल x, लिमिट x टेंस टू 0 y प्लस डेल y। और दोस्तों दिस इज डेल x, डेल्टा x टेंस टू 0। दोस्तों ये तो y रहेगा, लिमिट दिस विल बी y लेस देन इक्वल्स टू, बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव आई कैन राइट इट dA बाय dx। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा a बाय डेल्टा x, या लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल a बाय डेल x dA बाय dx। और x टेंस टू 0, जब x टेंस टू 0 होगा, when x tends to 0 तो del y also tends to 0, if del x tends to 0 तो del y also tends to 0, तो del y also tends to 0, ये भी y आ जाएगा। दोस्तों ये जो dA by dx है ग्रेटर देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू, इसका कुल मिला के हम जरूर कंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट वी कैन कंक्लूड, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, वी कैन डेफिनेटली से dA by dx इज इक्वल्स टू y। हमारा टारगेट क्या है? ये तो हमने कैलकुलेट किया इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया। हमारा टारगेट है, हमें कैलकुलेट करना ए बी सी डी ए। तो डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डी ए इज इक्वल टू वाई डी एक्स, डी ए इक्वल टू वाई डी एक्स। और इसे कर दिया हमने इंटीग्रेट एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, राइट, x equals to a to x equals to b y dx। a to b में जो dA होगा that is nothing but area of e a b c d a जो आपको रिक्वायर्ड है ना, that will be the area of a b c d a that will be equals to a to b y dx। point is, बात तो बहुत छोटी सी है कि y dx करेंगे आप, है ना, कर्व इज y इक्वल्स टू एफ एक्स, और x इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी में अगर आप y dx करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विथ एक्स एक्सिस। यहाँ पर वॉट एवर एरिया इज बाउंडेड बाय द कर्व इज अबाउ द एक्स एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, इफ दैट एरिया इज बाउंडेड बिलो द एक्स एक्सिस प्रोसीजर रिमेन्स सेम। ये जो रिजल्ट होगा ए टू बी वाई डी एक्स वो नेगेटिव होगा, इन दैट केस यू विल हैव टू पुट ए मॉडुलस साइन देयर। ये होता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। बात तो बहुत सिंपल है, आप जानते भी, और हमने इसको डेफिनेट इंटीग्रल के समय भी इसको इवेलुएट किया है, लेकिन ये अप्रोच की बात की जाए तो कैसे कैलकुलेट किया, देखो एक बार फिर से समझा देता हूं। दैट्स द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, दैट्स द कर्व x इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज रिक्वायर्ड। x इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी में जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व रिक्वायर्ड है वो है ए बी सी डी ए, दैट इज द एरिया रिक्वायर्ड। आपने क्या किया, यू हैव टेकन अ स्ट्रिप हियर ऑफ विड्थ डेल्टा एक्स ई एफ जी एच, ये स्ट्रिप आपने कंसीडर करी जो जो एरिया बाउंड कर रही है किसके साथ में, कर्व के साथ में, ई एफ जी एच, जी और एच दोनों पॉइंट्स कर्व के ऊपर है। विड्थ आपने कंसीडर करी डेल एक्स, एच पॉइंट जो हो गया दैट इज एक्स कोमा वाई, और जो जी पॉइंट होगा वो एक्स प्लस डेल एक्स, और उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू वाई प्लस डेल वाई, ठीक है। तो दिस स्ट्रिप का जो एरिया होने वाला है, जो स्ट्रिप का एरिया आपको रिक्वायर्ड है, तो हमने कहा कि भैया, मैंने इसीलिए लिखा है इसको कि ए ई एच डी ए सब कुछ लिखा है, अगर उसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं तो ए एफ जी डी ए प्लस डेल ए, ये जो रिक्वायर्ड एरिया इस स्ट्रिप का डेल है। अब हमने क्या किया, जो रिक्वायर्ड एरिया इसको दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। तो कौन सी दो स्ट्रिप्स हैं,
EFLH और EFGN, और दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लिया गया। एंड देन वी हैव टेकन लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और हमने बताया कि ओके दो जो रिजल्ट आने वाला है dA by dx, जो रिजल्ट आने वाला है that dA by dx is nothing but y. When we take del x tends to 0, when del x tends to 0, del y also tends to 0. तो dA by dx y हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे उसे आप a to b में, you are going to get the required area. That is the approach. So the theoretical part हमने डिस्कस किया कि how can we derive the result for the area. अब इन सारी बातों को समराइज करें, देखिए। Just now what we have derived is y equals to fx, that's the curve, area bounded by the curve from x equals to a to x equals to b, x equals to a to x equals to b, area bounded by the curve is given by, that area is given by complete derivation is with you, that is y dx from x equals to a x equals to b, ठीक है। Now if the curve is y equals to fx, है ना, हमने कहा कि if area bounded by the curve above the x axis always remains a positive, that's the curve y equals to fx, x equals to a, x equals to b, और एरिया बाउंडेड जो रिक्वायर्ड है आपको, है ना, विथ एक्स एक्सिस, बट द कंप्लीट एरिया इज बाउंडेड बिलो द एक्स एक्सिस। इफ द एरिया इज बाउंडेड बिलो द एक्स एक्सिस, द प्रोसीजर इज, आपको टोटल एरिया रिक्वायर्ड है, अगेन यू टेक द सेम स्ट्रिप ऑफ विथ dx, इट इज y dx, ये y dx होगा फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, लेकिन एरिया बाउंडेड बिलो द एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है, तो एरिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव वैल्यू, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। बट इफ यू इंटीग्रेट a टू बी y dx, अगर a टू b में आप y dx करते, दैट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वैल्यू, ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी। डेफिनेट में मैंने काफी ठीक ढंग से समझाया है आपको, यू हैव टू टेक अ मॉड साइन देयर, ये ध्यान रखने वाली बात है। एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, if it is positive then fine, if it is negative, if you are getting negative value, इंटीग्रेशन करने पर अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही, टेक अ मॉडुलस साइन देयर। वो छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट। अच्छा, दैट वाज द कर्व y इक्वल्स टू fx। अब मान ये कौन सा एरिया, दैट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx विथ x एक्सिस। ये किसके साथ में एरिया बाउंडेड है, ये x एक्सिस के साथ में एरिया बाउंडेड है, दैट्स द टोटल एरिया आपने जो कैलकुलेट किया है विथ x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, and this is again the area bounded by the curve with x axis from x equals to a to x equals to b. Now if the curve is x equals to f of y, अगर आप लिख पा रहे हैं फंक्शन को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं y equals to fx to x equals to f of y, if you have to calculate the area bounded by the curve with y axis, y axis के साथ में अगर एरिया बाउंडेड आपको कैलकुलेट करना है, देखिएगा that is y axis, that's the curve x equals to f of y y equals to a to y equals to b, that is with y axis। ये जो एरिया पहले आपने लिखे हैं, those are the area bounded by the curve with x axis, वो x axis के साथ में बाउंडेड एरिया है। एरिया बाउंडेड by the curve है ना, दैट कर्व इज x इक्वल्स टू f ऑफ y, x इक्वल्स टू f ऑफ y ना, x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फ्रॉम y इक्वल टू a टू y इक्वल्स टू b, दिस एरिया इज रिक्वायर्ड। यू टेक अ रेक्टेंगल, यू टेक अ स्ट्रिप ऑफ विथ dy, dy बिट की एक स्ट्रिप यहाँ पर आप कंसीडर करते हैं। सेम प्रोसीजर जब आप इवेलुएट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अर्लियर इट वाज y dx, now it is x dy, x is a function of y, तो x dy from y equals to a to y equals to b, that is the area bounded by the curve x equals to f of y from y equals to a to y equals to b।
if the area bounded by the curve with y axis, यहां पर भी सेम कंसेप्ट है, इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू यू विल हैव टू पुट अ मॉडुलस साइन देयर, वहां पर आपको मॉड साइन लिखना होगा। In that case, area bounded by the curve y equals to a to y equals to b x dy, put a modulus sign there, है ना। तो एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है। बोले सर किसके साथ में फाइंड आउट करेंगे, विद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? पहली बात प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद एक्स एक्सिस एज वेल एज विद वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका दोनों में डिफरेंट होगा। If two curves are there, y1 equals to f of x1 and y2 is equals to f of x2, ये दो कर्व्स हैं और आपसे कहा जाता है एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स। अर्लियर व्हाट वी हैव डिस्कस, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to fx with x एक्सिस वाली बात हमने करी। नाउ y1 equals to f of x1 and y2 equals to f of x2. Let's say it's the curve and it's the second curve, ये y1 है y2 है। अभी क्या रिक्वायर्ड है, दो कर्व्स आपने स्केच किए, एरिया बाउंडेड बिटवीन दोस टू कर्व्स, इन दोनों कर्व्स के बीच में बाउंडेड एरिया रिक्वायर्ड है फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। लेट्स से दिस इज द x इक्वल्स टू a एंड दिस इज x इक्वल्स टू b। x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b में एरिया बाउंडेड बिटवीन दोस टू कर्व्स आर रिक्वायर्ड। देखिएगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों कर्व्स के बीच में बाउंडेड एरिया फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। दैट मींस व्हिच एरिया इज रिक्वायर्ड, व्हिच एरिया इज रिक्वायर्ड, एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स। इट्स नॉट सेइंग दैट विद x एक्सिस y एक्सिस की बात नहीं, दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया बाउंडेड है वो रिक्वायर्ड है। जो एरिया रिक्वायर्ड है आपको दैट इज ऑफ एरिया ऑफ EF CDE, दैट इज द एरिया रिक्वायर्ड इन फैक्ट, ये ना, ये आपको दोनों कर्व्स के बीच का बाउंडेड एरिया है फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। आपने क्या किया टू फाइंड आउट दिस एरिया, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपने कंसीडर करी जो x एक्सिस के साथ में, या ये कहा जाए कि एरिया, वी विल बी कैलकुलेटिंग द एरिया AB CDA, टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे बाउंडेड बाय द कर्व y2 और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y1 विच इज नथिंग बट ABFEA। सीधी सी बात है, ये दो कर्व्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग नहीं थे यहां पर, ये दो कर्व्स इंटरसेक्टिंग नहीं है यहां पर ये कहा गया कि दोनों कर्व आपने स्केच किए फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, दिस एरिया इज रिक्वायर्ड, है ना। तो एरिया ऑफ ABCDA माइनस ऑफ एरिया ऑफ ABFEA, तो ABCDA अगर मैं लिखूंगा तो ABCDA इज नथिंग बट y1 इज या y2 इज द कर्व, y2 ने कितना एरिया बाउंड करा है विथ x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, y2 dx माइनस ऑफ, ठीक है, जो सेकेंड कर्व x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, y1 dx।
ओवरऑल क्या करने वाले हैं, फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b y2 माइनस y1 dx, it is y2 minus y1 dx. Area bounded between the two curves from x equals to a to x equals to b. ठीक है. अच्छा, एट द सेम टाइम इफ आई डिस्कस अबाउट, पहले देख लीजिएगा, अगेन टू कर्व्स आर देयर, लेकिन आपके यार कुछ डिफरेंट पोजीशन है. कैसी डिफरेंट पोजीशन है देखिएगा. इट इज वन ऑफ द कर्व एंड इट इज वन ऑफ द कर्व. ये दो कर्व्स हैं. नाउ दोस टू कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग कर्व्स. ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं. ठीक है ना. और आपसे कहा गया है कि इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स. यहां पर आपको क्लियर कट गिवन था, एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स फ्रॉम x equals to a to x equals to b. Now these two curves are intersecting curves. ये दो कर्व्स इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं. ये दो कर्व्स जहां इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं वो पॉइंट्स से x equals to a, x equals to b. ये आपको फाइंड आउट करना होगा. दोनों कर्व्स को सॉल्व करके आपको यू विल हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दोनों कर्व्स को सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे, है ना. यू विल बी फाइंडिंग आउट x equals to a to x equals to b. तो x equals to a, x equals to b आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों कर्व्स को सॉल्व करके. दोस टू कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग कर्व. आपकी रिक्वायरमेंट है, योर रिक्वायरमेंट इज एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दोस टू कर्व्स. इंटरसेक्टिंग कर्व्स है a b c d e, this is f. The requirement for you is, let's say this is the curve y2, this is the curve y1. जो आपको रिक्वायर्ड है दैट इज एरिया ऑफ ई एफ सी डी ई. क्या होगा वो, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई ए. और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप. क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी एफ ई ए. ठीक है. दैट विल बी इन फैक्ट एरिया ऑफ ए बी सी डी ई ए माइनस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी एफ ई ए वाई टू डी एक्स a to b y2 dx minus of a to b y1 dx. It is nothing but x equals to a to x equals to b y2 minus y1 dx. ठीक है. दोनों क्वेश्चंस पे डिफरेंस समझ में आया आपको. दोनों जो बताया मैंने आपको, यहां पर भी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो इट इज सेम एक्चुअली, a to b y2 minus y1 dx. दोनों में ही इट इज गोइंग टू बी. क्लियर सी बात है. दोनों ही क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन कंसेप्ट की जो बात कर रहा हूं, दोनों ही कंसेप्ट में आपको जो एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स जो रिक्वायर्ड है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b y2 माइनस y1 dx ही रहेगा. लेकिन दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, ये जो सेकंड है, यहां पर ये दो कर्व्स इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं. तो आपने फाइंड आउट किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको फाइंड आउट करना पड़े. यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के बाद में देन यू हैव इंटीग्रेटेड फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b. और यहां पर इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम दोस टू कर्व्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग नहीं है ये दोनों कर्व्स. आपने x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b में आपसे कहा गया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b इंक्लूडेड एरिया बिटवीन द टू कर्व्स रिक्वायर्ड है. सेम अप्रोच इज देयर. रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट रिमेन सेम, a टू b y2 माइनस y1 dx. कैसे, क्लियर है क्या? y2 माइनस y1 dx करने पर रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्लियर है क्या आपको? y2 dx करने पर कौन सा रिजल्ट होगा और y1 dx करने पर कौन सा रिजल्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट करने पर यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट. नाउ इफ टू कर्व्स आर x1 इक्वल्स टू f of y1 when x2 इक्वल्स टू f of y2, अगेन जो सेम कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था y1 माइनस y2 या y. अच्छा, एक और बात बता देता हूं मैं आपको
कि इफ यू गो फॉर y1 माइनस y2 dx या y2 माइनस y1 dx, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बोले सर क्यों दिक्कत नहीं, माइनस साइन आ जाएगा y1 माइनस y2 में। अगर नेगेटिव साइन भी आता है, यू आर गोइंग टू पुट अ मॉडुलस साइन देयर, आप एक मॉड साइन लेंगे तो ठीक है। नाउ द कर्व्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ y1 या x2 इक्वल्स टू f ऑफ y2, या आप लिख सकते हैं या गिवन है या लिख सकते हैं, जैसा भी है। और एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स, तो दो केसेस पॉसिबल हैं, दोनों को देख लीजिए। जो हमने कार्यक्रम x एक्सिस के साथ में बाउंडेड कर्व के लिए किया है, y2 माइनस y1, एक्चुअल में वो x एक्सिस के साथ बाउंडेड नहीं है। y2 माइनस y1 dx इज द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स है। वो तो आपने उसमें पहले कर्व को x एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया, दूसरे कर्व का x एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करके दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आपने, ठीक है ना। ठीक वैसे ही एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स की बात है, और कर्व्स की स्केचिंग के ऊपर डिपेंड करेगा ये आपको डिसाइड करना होगा कि वेदर यू वांट टू गो फॉर y2 माइनस y1 dx या वेदर यू कैन गो फॉर x2 माइनस x1 dy। ध्यान से देखिए, ये दो कर्व्स हैं और आपको रिक्वायर्ड है एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दोस टू कर्व्स, दोनों कर्व्स के बीच में एरिया इंक्लूडेड रिक्वायर्ड है। और एरिया इंक्लूडेड रिक्वायर्ड है फ्रॉम y इक्वल्स टू a टू y इक्वल्स टू b। रिक्वायर्ड क्या है हमें, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दोस टू कर्व्स ना, दोनों कर्व्स के बीच में रिक्वायर्ड, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड, ये है एरिया रिक्वायर्ड। दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी, यहां पे दोनों कर्व्स ये इंटरसेक्टिंग कर्व्स नहीं है, y इक्वल टू a टू y इक्वल्स टू b, दैट रिजल्ट इज y इक्वल्स टू a टू y इक्वल्स टू b, इट इज गोइंग टू बी x2 माइनस x1 dy। कंसेप्ट इज सेम। क्या हो गया, व्हाट इज दैट कंसेप्ट, कंसेप्ट इज जो फर्स्ट कर्व है x2, जो एरिया बाउंड कर रहा है विथ y एक्सिस है ना, dy विथ की एक स्ट्रिप कंसीडर करिए, यू हैव कैलकुलेटेड द एरिया x2 dy, और उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया है माइनस ऑफ x1 dy, तो यू आर गेटिंग दिस एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया आपको। सिमिलरली the case could be like this also. This is one of the curve, this is the second curve, ये दो कर्व्स हैं, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दोस टू कर्व्स आर रिक्वायर्ड। मैंने बताया आपको कर्व की स्केचिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दोस टू कर्व्स इज रिक्वायर्ड। ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं, और अगर ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं, इन दैट केस you'll have to find out the point of intersection first। आपको point of intersection बताना पड़ेगा। y equals to a, y equals to b, ये दो point of intersection, और इन दोनों के बीच में y equal to a to y equals to b, x2 minus x1 dy अगर आप करेंगे, x2 minus x1 dy आप करेंगे, you are going to get the required result। बोले सर आप कंफ्यूजन हो गया, आपने बता दिया, दोनों बातें बता दी, y2 माइनस y1 dx या x2 माइनस x1 dy, क्या करना होगा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कर्व की स्केचिंग कैसी है, क्या आप y2 माइनस y1 dx करेंगे या आप x2 माइनस x1 dy करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द स्केचिंग ऑफ द कर्व। ये भी हो सकता है कि किसी कर्व के लिए आप दोनों अप्रोच से फाइंड आउट कर लें, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में केवल y2 माइनस y1 dx किया जाए, किसी प्रॉब्लम में केवल x2 माइनस x1 dy किया जाए, और किसी प्रॉब्लम में दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे समझ में आएगा, बोले सर समझ में कैसे आएगा, इस कर्व को स्केच करने से, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स। एक और सवाल का जवाब दीजिए, एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एरियाज। फिर जो डिस्कशन होगा वो केवल क्वेश्चंस का ही होगा, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका जवाब दीजिए। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज, इफ टू कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग कर्व्स like this,
एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स इज रिक्वायर्ड, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स इज रिक्वायर्ड, तो आप क्या करेंगे, दोनों कर्व्स को सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद में आप क्या करेंगे, जो एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स होगा, दिस इज योर रिक्वायरमेंट, दैट विल बी ए टू बी y2 माइनस 5 dx। अभी पूरा पूरा एक्सप्लेन किया मैंने आपको, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे दो सवाल आप लोगों से, और उस बारे में सोच के थोड़ा सा जवाब दीजिए। यहां पर क्या हुआ कि जो मैंने जो ड्रॉ किया आपके लिए, बोथ द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग कर्व्स, ठीक है, और ये दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया बाउंडेड है दैट इज अबाउट द एक्स एक्सिस, दैट इज अबाउट द एक्स एक्सिस, तो हमने y2 माइनस 5 dx किया, ठीक है। अब मेरे दो सवाल, these two curves are intersecting curves, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। these two curves are intersecting curves, let's say this is y2, this is y1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट कर लेंगे, जरूर कर लेंगे। माई क्वेश्चन टुवर्ड्स यू, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स इज रिक्वायर्ड, दिस एरिया इज रिक्वायर्ड, क्या आप यहाँ पर y2 माइनस y1 dx अप्लाई कर सकते हैं? y2 माइनस y1 dx हो या y1 माइनस y2 dx, उसकी परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक अ मॉडुलस साइन देयर, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस केस में, जबकि एरिया बाउंडेड बिलो बिटवीन द टू कर्व्स इज बिलो द एक्स एक्सिस, क्या हम सेम रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं? और जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और देखिएगा, क्योंकि ये सब समझ में आ जाएगा तो एरिया काफी हद तक समझ में आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द कर्व, दिस इज द सेकेंड कर्व, लेट्स से दिस इज y2, दिस इज y1, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स रिक्वायर्ड, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड एक्चुअली, जो दोनों कर्व्स के बीच में बाउंडेड एरिया। यू कैन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली, दोनों कर्व्स को सॉल्व करने पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पता लग जाएगा। मेरा सवाल आपसे, क्या इस केस में आप, दिस इज y1, दिस इज y2, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट किया, कैन यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम, टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एरिया, कैन यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम a to b y2 माइनस y1 dx एंड यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया? दो सवाल हैं। फॉर दिस केस y2 माइनस y1 dx कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एंड फॉर दिस केस y2 माइनस y1 dx कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, टू फाइंड आउट द इंक्लूडेड एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। सोच के जवाब दीजिए। तो उन दोनों सवालों के जवाब के लिए, इफ द इंक्लूडेड एरिया इज बिलो द एक्स एक्सिस, है ना, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज y1, दिस इज y2। मेरा सवाल था y2 माइनस y1 dx या y1 माइनस y2 dx आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते टू फाइंड आउट द इंक्लूडेड एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि बस इन सारी थ्योरी के ऊपर पूरा एरिया बेस्ड है, और कुछ भी नहीं है उसमें, एक्स्ट्रा थ्योरी अब कुछ भी नहीं रहेगी। आपको समझ में तो आ जाए कि यार y1 माइनस y2 dx है क्या, कब अप्लाई कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते हैं, और कब y1 माइनस y2 dx कर सकते हैं और कब x1 माइनस x2 dy कर सकते हैं, और कब दोनों कर सकते हैं। यही बातें हैं और कुछ भी नहीं है उसमें। जहां तक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सवाल है, यस यू कैन डेफिनेटली अप्लाई, आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b y1 माइनस y2 dx, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द रीजन इज, बहुत सिंपल सा रीजन है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना होगा आपको, और वो ये कि जब आप y1 dx करेंगे
ये आपने एक स्ट्रिप आपने कंसिडर करी, y1 dx जब आप करेंगे, सुन लेना जरा, तो y1 dx तो करेंगे तो जो रिजल्ट होगा a to b में y1 dx को आप इंटीग्रेट करेंगे, यू विल बी गेटिंग द टोटल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y1 विथ x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। हाँ, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, वैल्यू नेगेटिव होगी कब, मैं अगर x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b में y1 dx अगर कर रहा हूं तो आई एम गोइंग टू गेट नेगेटिव वैल्यू। द रीजन इज क्योंकि मैं a टू b y1 dx जब कर रहा हूं तो y1 जो भी एरिया बाउंड कर रहा है वो बिलो द x एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, जब a टू b में y2 dx करता हूं मैं, तो a टू b में जब मैं y2 dx करता हूं तो अगेन आई विल बी गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू, फिर से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी मुझे, ये बात होता है भाई, बिलो द एक्स एक्सिस बाउंडेड है तो नेगेटिव वैल्यू आना तय बात है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। y2 dx, यस वी आर गोइंग टू गेट अ नेगेटिव वैल्यू, बट जब मैं y1 माइनस y2 करता हूं, ये तो कुछ नेगेटिव वैल्यू, लेट्स से समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए -10 आया, और y2 dx करने पर लेट्स से इट इज कमिंग -7, y1 माइनस y2 या y1 माइनस y2 जब मैंने किया तो इट बिकम्स -10 एंड माइनस ऑफ -7, तो कितना बन गया ये, -10 + 7 -3। एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। जब फाइनल रिजल्ट जब आप दोगे, फाइनल रिजल्ट जब दोगे, ऐसा दोनों में अलग अलग मॉड मत चिपका देना है ना, जब फाइनल रिजल्ट जब लिख रहे हैं तो -3 का मैग्नीट्यूड 3 होगा और दैट विल बी द रिजल्ट, जो कि एरिया होगा बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व। तो हम जरूर अप्लाई कर सकते हैं, इवन इफ इट इज द कंप्लीट एरिया इज बाउंडेड बिलो द एक्स एक्सिस, द सेम y1 माइनस y2 dx कैन बी अप्लाइड, फाइन, ठीक है, मॉड लगा दीजिए, उसमें कहाँ परेशानी है। अब बोले सर हम y2 माइनस y1 dx लिख दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा। रीजन क्या है, रीजन क्लियर है आपको, नेगेटिव विथ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, ये डिफरेंस ही देगा आपको। तो एक बात क्लियर हो गई कि वेदर द कंप्लीट एरिया इज बाउंडेड अबव द एक्स एक्सिस और द कंप्लीट एरिया इज बाउंडेड बिलो द एक्स एक्सिस बिटवीन द टू कर्व्स, रिजल्ट रिमेन्स सेम। लेकिन परेशानी कहाँ आ गई कि जहां कुछ पोर्शन जो एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स है, सम ऑफ द पोर्शन इज बाउंडेड बिलो द एक्स एक्सिस एंड सम ऑफ द पोर्शन इज बाउंडेड अबव द एक्स एक्सिस। अब दिक्कत वाली बात है, अब क्या किया जाए, कैन वी अप्लाई द सेम रिजल्ट y1 माइनस y2 dx। जो फर्स्ट अपीयरेंस से लगता है, बोले सर ऐसा हो नहीं पाएगा कि सर y1 माइनस y2 जब आप करोगे तो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव, एरिया अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव, y1 माइनस y2 करोगे तो गड़बड़ है वो। तो लगभग सभी लोगों का जवाब उस केस में ना होता है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, रिजल्ट स्टिल रिमेन्स सेम, result still remains same. That means it is a to b y1 minus y2 dx is going to give you the area included between the two curves from x equals to a to x equals to b. Some of the portion is bounded below the x axis, some of the portion is bounded above the x axis, लेकिन y1 minus y2 करने पर सेम रिजल्ट आने वाला है। और तुरंत डाउट आता दिमाग में कि सर ऐसा हो कैसे हो सकता है, आप ही ने बताया कि अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव, और आप बता रहे हैं y1 माइनस y2 dx करने पे रिजल्ट टोटल रिजल्ट आ जाएगा, कैसे हो जाएगा। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में कि क्यों हो जाता है, क्योंकि इट गिव्स यू द क्लियर व्यू अबाउट द एरिया, ठीक है ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ आई टेक, इसे नोट कर लीजिएगा प्लीज, area included between the two curves y1 and y2, these are the two curves, those two curves are intersecting curves। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है आपको कि यार क्या कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, क्या रीजन है उसके लिए, है ना। एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स इज रिक्वायर्ड, दैट दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड एक्चुअली, है ना।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कैलकुलेट करना होंगे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व्स को सॉल्व करके विल बी गेटिंग x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b. ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि कर सकते हैं, तो कर सकते हैं का जवाब आपको चाहिए और जरूर मिलेगा आपको. देखिएगा, नामकरण करना जरूरी उसके लिए. देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी. हो गया, अभी ठीक है. ये नामकरण संस्कार हुआ ए बी सी डी ई एफ जी, क्योंकि इससे क्लैरिटी होगी समझने में. ठीक है, अपना इंटरेस्ट क्या है? अपना जो इंटरेस्ट है, हमें एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स रिक्वायर्ड है. और ये बहुत ठीक ढंग से समझिएगा प्लीज. एरिया ऑफ जो अपनी रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑफ बी सी डी एफ जी बी. दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड. बी सी डी एफ जी बी, है ना, ये एरिया रिक्वायर्ड है. अच्छा, दिस इज द रिक्वायरमेंट, दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. ध्यान से देखिएगा, इफ आई कैलकुलेट x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b y2 dx, यहां पे स्ट्रेट लाइन प्लॉट की कुछ कर्व भी हो सकता है, उससे हमें दिक्कत नहीं. x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, अगर मैं y2 dx करता हूं, विच एरिया आई एम गोइंग टू गेट? फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, इफ आई कैलकुलेट y2 dx. y2 dx का मतलब होता है एरिया इंक्लूडेड by the curve y2 with y2 dx with x axis. कहां से कहां तक? a to b. बताइए जरा क्या होगा a to b? इधर बोले ना अपन a to b में y2 dx. a b भी आएगा उसमें, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि विथ x axis ही आएगा वो. बोले सर नीचे वाला भी एरिया आ जाएगा क्या? नहीं आएगा वो. विथ x axis जो कर्व बाउंड कर रहा है, ए समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, लिखने की आवश्यकता नहीं, बट ए बी डी ई एफ जी ए. इनफैक्ट अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इट्स अ ट्रेपेजियम. इट्स नॉट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, वो कोई दूसरा कर्व भी हो सकता है, उससे हमें दिक्कत नहीं है ना. एरिया ऑफ ए ई एफ जी ए, और ये ए ई एफ जी ए को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना. जब मैंने ए ई एफ जी ए लिखा है, ए ई एफ जी ए जब मैंने लिखा है, तो व्हाट आई हैव रिटन, मतलब जो एरिया है दैट इज ऑफ, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहे, एरिया ऑफ ए बी डी ई एफ जी ए. वो क्लियर है मेरे ख्याल से, आपको दिक्कत नहीं आएगी आपको. ठीक है ना. अब इसमें आप ये देखो कि कितना रिक्वायर्ड एरिया है और कितना अनवांटेड एरिया है. कितना अनवांटेड दिख रहा है क्या? कुछ है क्या ऐसा जो आपको नहीं चाहिए था लेकिन आ रहा है? कौन सा है? यस, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक समझ रहे हैं. ए बी जी है, ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, और डी ई एफ डी ये भी एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है. बाकी तो जो आ रहा है वो ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट में था. यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है ना. एक्चुअली इट्स नॉट अ ट्रायंगल, ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है क्योंकि ये तो एक कर्व के साथ बाउंडेड है. अच्छा, अब सोच समझ के जवाब देना. x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, इफ आई कैलकुलेट y1 dx, तब क्या होगा? y1 dx, y1 जो कर्व है, y1 जो कर्व है वो x एक्सिस के साथ में एरिया जो बाउंड कर रहा है उसके बारे में पूछा गया आपसे. a टू b में y1 dx, कर्व इज y1, dx means with x axis from x equals to a to x equals to b.
बताइए जरा, स्टेप बाय स्टेप लिख दूं ज्यादा बेहतर होगा। ये एरिया आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। दैट विल बी द एरिया ऑफ, यू विल बी गेटिंग एरिया ऑफ ए बी जी ए, ये एरिया आएगा भाई y1 है ना, तो दिस इज द पोर्शन विच इज बाउंडेड अबाउट द एक्स एक्सिस। या दोस्तों ये समझने वाली बात है, मतलब ये बहुत ध्यान से देखने वाला पॉइंट। y1 dx जब आप कर रहे हो तो a b g a ये रिजल्ट होगा। दिस इज द कर्व y1 प्लस एरिया ऑफ, आपको नहीं करना होगा, वो अपने आप जो आएगा वो समझाने के लिए मैं आपको स्प्लिट करके लिख रहा हूं। आपको तो टोटल एरिया मिलेगा क्योंकि इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया, आप जानते हैं, बट क्या मिलने वाला वो लिख रहा हूं मैं। एरिया ऑफ बी सी डी बी, दिस एरिया इज ऑल्सो देयर, और y1 dx अप टू b आपको कैलकुलेट करना है, प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। ये बात समझ में आई क्या आपको? y1 dx y2 dx करने पर क्या मिल रहा है और y1 dx करने पर क्या मिल रहा है? नहीं आ रहा है? आपने कहीं कुछ प्लस माइनस नहीं किया है। बोले सर ये प्लस मैंने क्या समझाने के लिए लिखा आपको। आप जानते हैं कि वॉट एवर एरिया कर्व इज बाउंडिंग विथ एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जो बिलो द एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव आएगा। और डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज इनक्लोज बाय द कर्व होता है। जब आपने y2 माइनस y1 dx किया दोस्तों, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, अगर आपने y1 या y2 माइनस y1 dx किया, थोड़ा सोचिएगा, y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट किया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपने y2 लिखा था तो y2 dx करने पर, मैं और ठीक ढंग से लिख देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आना चाहिए। एरिया जो मिल रहा है मुझे ए बी जी ए मिल रहा है, प्लस एरिया ऑफ बी डी एफ जी बी मिल रहा है मुझे, प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ डी मिल रहा है मुझे। ठीक है ना? आपको अलग अलग कुछ नहीं करना है, जो मिल रहा है बता रहा हूं मैं आपको। अब जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, एरिया ऑफ ए बी जी ए, बोर्ड पे देखिए, एरिया ऑफ ए बी जी ए और एरिया ऑफ ए बी जी ए कैंसिल होगा। ये अनवांटेड एरिया था जो रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन y2 माइनस y1 करने पर कैंसिल हो गया। ये डी ई एफ डी, ये भी एरिया कैंसिल हो जाएगा, होगा ना? ये एरिया पॉजिटिव होगा, द रीजन इज इट इज बाउंडेड अबाउ द एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव आएगा। और जब आप कैलकुलेट करोगे एरिया ऑफ बी सी डी बी, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। बोले सर क्यों? बिलो द एक्स एक्सिस है, लेकिन जब y2 माइनस y1 dx करेंगे आप, ये तो y2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, और माइनस y1 dx करने पर वो नेगेटिव विथ नेगेटिव वो पॉजिटिव होके जुड़ जाएगा उसमें। इन ऑल यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व। बोले सर हमको क्या प्लस माइनस करना है? आपको यहां कुछ नहीं करना होगा, आपको सिंपली y2 माइनस y1 dx करना होगा। तो y2 माइनस y1 dx करने पर होगा क्या, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है? तो यस इट कैन बी डन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यार ऐसा कर सकते हैं तो जवाब कोई पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं। और द सेम इज द एक्सप्लेनेशन फॉर, कहीं अगर आपको x2 माइनस x1, सुन लीजिएगा उस बात को भी, अगर मान लीजिए कहीं रिक्वायरमेंट लगती है, दिस इज वन ऑफ द कर्व, दिस इज द सेकेंड कर्व, y equal to a to y equal to b, there is some area which is bounded right side of the y axis as well as left side with the y axis। आप जरूर कर सकते हैं a to b x2 minus x1 dy,
ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट करने से लिए व्हाट थ्योरी इज वॉट एवर थ्योरी इज देयर दैट वी हैव डिस्कस्ड। बात अगर सिमेट्री की करें हम, क्योंकि कर्व स्केचिंग की जरूरत लगेगी, दो तीन बातें। एक तो पैराबोला का स्केचिंग आपको क्लियर होना चाहिए। पैराबोला का स्केचिंग दैट मीन्स y square equals to 4x, y square equals to minus 4x, x square equals to 4ay, x square equals to minus 4ay। इन चारों कर्व्स में पैराबोला से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है। जो जिस बात की जरूरत लगेगी, ओपनिंग अपवर्ड्स, डाउनवर्ड, राइटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स एंड व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला, इतनी जरूरत लगने वाली है आपको, एंड स्केचिंग ऑफ दैट कर्व। और दूसरी बात अबाउट द सिमेट्री ऑफ द कर्व, क्योंकि सिमेट्री के थ्रू आप क्वेश्चंस आसानी से बना पाएंगे। तो सिमेट्री ऑफ द कर्व का मतलब हुआ दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। बट जो भी फंक्शन है ना, लाइक इफ आई से y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इन तीनों में देखिएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, सिमेट्री ऑफ द कर्व। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, yes it's a parabola, opening rightwards parabola with vertex 0, 0. This curve is symmetric about x axis. Y square equals to 4ax, in place of y if we keep minus y, y को अगर minus y से replace करते हैं, and if we are getting the same equation, y square equals to 4x, in place of y if you keep minus y, and if you are getting the same equation, there is no change in the equation of curve, in place of y, इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स रखोगे तो कर्व चेंज हो जाएगा, लेकिन इन प्लेस ऑफ y इफ वी कीप माइनस y, इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड। इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड। That curve is symmetric about, ये कर्व सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस। अबाउट x एक्सिस। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, इनफैक्ट दैट्स अ पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स 0, 0। इन प्लेस ऑफ x if we keep minus x or equation of curve remains same, equation of curve is same, then curve is symmetric about y एक्सिस। ये कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स रखते हैं और कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। इफ यू ऑब्जर्व हियर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर विच इज अ सर्कल विद सेंटर 0, 0 एंड रेडियस a। इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स रखें आप, और एज वेल एज इन प्लेस ऑफ y माइनस y रखें, कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ये कर्व दोनों ही एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। This curve is symmetric about both axes। ये आपको एरिया कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करोगे, बिकॉज ऑफ सिमेट्री आप उसको डबल करेंगे या 4 टाइम्स करेंगे, पूरे कर्व का एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे आप। ठीक है ना। तो एक बहुत छोटा सा पॉइंट लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एट द सेम टाइम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की भी इसमें कहीं हेल्प लेना हो सकती है कि यार व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, when the function is increasing, when the function is decreasing. Yes, we can calculate. In some of the question it could also be required that area bounded by the curve with area required area bounded by this curve and the tangent at some point, या normal at some point, या area included between the tangent and normal between the two curves. तो tangent और normal की इक्वेशन लिखना भी आपको ठीक ढंग से आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के थ्रू। कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल बी गेटिंग dy by dx, that dy by dx will be the slope of tangent
वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, और टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी तो यू विल बी गेटिंग द स्लोप ऑफ नॉर्मल। वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन सम ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है ना, एक एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन। वी स्टार्ट द डिस्कशन, और एक बहुत छोटे से प्रॉब्लम से बात चालू करते हैं कि लेट्स से द कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जो कर्व है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट्स नथिंग बट अ सर्कल। कर्व क्या है, तो इट्स अ सर्कल, सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस ए रेडियस का एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0। ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड है आपको, एरिया बाउंडेड। बोले सर हम तो जानते हैं सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, डिराइव कर रहे हैं हम उसको फॉर्मूले से ना, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं हम इसको डिराइव करें थ्रू इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री हम क्या कर सकते हैं कि इफ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ वन पार्ट, अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करता हूं तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 4, एक सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल that will be equals to 4 times what, 4 times area of segment OABO, तो 4 times area of segment OABO। but how to calculate that area, बोर्ड पे देख लीजिएगा, बहुत छोटी सी बात। OABO एक पार्ट का एरिया कैलकुलेट करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑफ सिमेट्री विल बी गेटिंग द रिजल्ट। बट कैसे इंटीग्रेट करना या कैसे एरिया फाइंड आउट करना, ध्यान से देखिए। OABO का एरिया फाइंड आउट करना, वी हैव टेकन दिस स्ट्रिप of width dx, I can write here 4 times, yes, strip जो आपने कंसिडर करी OABO, that area is required। क्या करेंगे आप, O is nothing but the origin 0,0, दिस एरिया, ये एक सेगमेंट का एरिया दोस्तों पूरा निकाल रहा हूं मैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 टाइम्स x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a y dx, ठीक है ना, इट इज नथिंग बट y dx, ये ऑर्डिनेट होगा इसका y dx 4 टाइम्स 0 टू a y dx, y क्या होगा, बोले सर y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, प्लस वी हैव टेकन प्लस साइन, द रीजन इज इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू इज पॉजिटिव देयर। क्लियर है क्या, बोले सर अब क्या करेंगे, अभी हो गया, एरिया का काम तो खत्म हो गया यहाँ पर। 0 टू a में रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, x/2 रूट ओवर, चलिए बताइए कौन बता रहा है, बताइए प्रियांशी। नो नो नो, आई एम आस्किंग अबाउट रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स नॉट एलन, इट्स नॉट एलन, शार्दुल, ओहो, it is not dx upon root over a square minus x, महिमा, yes, oh it's where log is there, log कहाँ से आ जाएगा, बोलिए हर्ष, oh ln tan inverse, no it's not tan inverse,
टेन इनवर्स कहाँ किस फॉर्मूले में आता है? अरे अच्छा, नहीं आगे क्या कुछ नहीं है? हाँ क्या कपिल? नो 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 नो, इट्स नॉट 8/2। आप एक छोटे से फॉर्मूले में आप सब लोग इतना सोचने लगे। बोलिए अमन। अरे a²/2 उड़ा दिया आपने। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी आप सभी लोगों को। बहुत सिंसियर वे में मैं एडवाइस कर रहा हूँ। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूले से अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। √(a²-x² dx x/2 √(a²-x² plus a²/2 sin inverse of x by a, x equals to 0 is the lower limit, x equals to a is the upper limit. Upper limit minus lower limit करोगे, you'll be getting the required result. लेकिन इतना क्यों सोचना पड़ा, मुझे समझ में नहीं आया। 4 times अपर लिमिट रखने पर x equals to a, this will be 0. Sin inverse of a upon a, sin inverse of 1, sin inverse of 1 pi/2, it is a²/2. लोअर लिमिट 0 रखने पे it will be 0, it is pi a²/2। ठीक है ना? इट विल बी वॉट, अपर लिमिट रखी आपने 4 टाइम्स हो रहा है अपर लिमिट x इक्वल्स टू a, इट विल बी 0, a²/2 एंड साइन इनवर्स ऑफ 1 pi/2। लोअर लिमिट रखने पर x इक्वल्स टू 0, इट विल बी 0, x इक्वल्स टू 0 रखने पर साइन इनवर्स 0 0, रिजल्ट इज पाई a²। लेकिन ये बहुत ध्यान रखिएगा, बात कहीं ना कहीं अटक जाती है और वो इंडेफिनिट इंटीग्रल पे अटक जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बेसिक फॉर्मूले बहुत अप टू डेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ना केवल फॉर्मूले, सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड अप्रोच क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। एक और बात देख लीजिए, आप लोग पहले सीख रहे हैं। आप यहां पर मैंने y dx किया। नाउ माय क्वेश्चन टुवर्ड्स यू, ये y dx करके मैंने इंटीग्रेट किया x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a में। मेरा सवाल आपसे ये, क्या मैं इसे x dy भी कर सकता हूं? यहां पर आप जो भी बोल रहे हो सोच सोच के बोलेंगे, आप यहां पर जरूर कर सकते हैं। और अल्टरनेटिवली आप ऐसा कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 से y इक्वल्स टू a x dy, और जो x होगा that will be √(a² minus y² dy, 0 to a √(a² minus y² dy प्लस साइन, बिकॉज इट इज टेकन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना? तो इस केस में ये जो अर्लियर वी हैव गॉन फॉर y dx, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर x dy। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप y dx एज वेल एज x dy दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज dy, दिस इज, you can definitely apply, the result end result will remain same, वो सेम। कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं so that we'll be getting more idea about the area included between the two curves y² equals to 4x and x² equals to 4y। area included between two curves, दोनों कर्व्स के बीच में इंक्लूडेड एरिया। y² equals to 4x, that's a parabola, opening upwards parabola। ये एक ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है विथ वर्टेक्स 0,0 और x² equals to 4y, that's a parabola again, sorry,
y square equals to 4x, correction, y square equals to 4x, that's the opening upward parabola नहीं, that's the opening rightwards parabola with vertex 0, 0, and x square equals to 4y, that is an opening upward parabola with vertex 0, 0. एक अपवर्ड से और एक राइटवर्ड से, तो दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे. देखो प्रॉपर्ली ड्रॉ करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि दोनों कर्व्स के बीच में इंक्लूडेड एरिया, तो प्रॉपर्ली ड्रॉ करना भी बहुत जरूरी है. तो दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो दोनों कर्व्स को सॉल्व करना पड़ेगा. ऑन सॉल्विंग टू कर्व्स, दोनों कर्व्स को अगर मैं सॉल्व करता हूं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, बोले सर सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक से x की वैल्यू उठा के दूसरे में रखो या एक से y की वैल्यू उठा के दूसरे में रखो, उसमें कहां दिक्कत है. कर्व का जो नेचर है वो कुछ ऐसा नेचर है. वन ऑफ द कर्व इज ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, राइटवर्ड्स पैराबोला. ठीक है. ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना. मान लीजिए मैंने यहां से y की वैल्यू उठाई और इसमें रख दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 4x, या x रेज़ टू पावर 4 माइनस 64x इज इक्वल टू 0. If you take common, if you take x common, it will be x cube minus 4 cube is equals to 0. बोले सर ये तो 4 पॉइंट्स आएंगे इंटरसेक्शन के, 4 पॉइंट्स नहीं आएंगे. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. आप यहाँ पर देखेंगे भी तो भी डेफिनेटली देर आर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड वन ऑफ द पॉइंट इज क्लियरली 0, 0. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, one of the point is x equals to 0 and the second point is x equals to 4. बोले सर दोनों रूट्स ट्राई कीजिएगा, both the roots are going to be imaginary roots. x equals to 0, x equals to 4, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x equals to 0 के करस्पॉन्डिंग y equals to 0 और x equals to 4 कहीं पर भी आप रखेंगे y equal to 4, you will be getting the point of intersection as 0, 0 as well as 4, 4. आपको रिक्वायर्ड है दोनों कर्व्स के बीच में बाउंडेड एरिया. दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड, दिस इज द वर्टेक्स v, दिस इज a, दिस इज b, c, ये ब्रांच है. जो एरिया रिक्वायर्ड है दैट इज VBAC, दैट इज द एरिया रिक्वायर्ड. हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट एरिया? इस एरिया को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टू फाइंड आउट द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स. अब ये बहुत समझने वाली बात, ध्यान से देख लीजिएगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट किए, ये x इक्वल्स टू 0, दिस इज x इक्वल्स टू 4. आप जरूर कर सकते हैं यहां पर, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई हियर टू फाइंड आउट द एरिया, दैट इज एरिया ऑफ VBACV, दैट इज नथिंग बट x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 4 में y2 माइनस y1 dx, y2 माइनस y1 dx जरूर अप्लाई कर सकते हैं. तो y2 माइनस y1 dx दैट इज इन फैक्ट 0 टू 4, y2 माइनस y1, व्हाट इज दैट y2? ये कर्व है राइट साइड ओपनिंग, ये कर्व है ओपनिंग अपवर्ड्स, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. y2 माइनस y1 जब लिखूंगा मैं तो y2, व्हाट इज दैट कर्व y2? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो y क्या होगा? 2 रूट x. बोले सर प्लस माइनस, सिंस दैट कर्व इज देयर इन द, ये जो ब्रांच आपने कंसिडर करी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. y इक्वल्स टू 2 रूट ओवर x माइनस ऑफ y1, व्हाट इज दैट y1? सेकेंड कर्व के लिए y1 क्या लिखोगे? दैट y को x के टर्म में लिखना है, x स्क्वायर बाय 4. भाई y1 माइनस y2 कर रहे हैं, मतलब y को एक्सप्रेस करना होगा ना आपको इन टर्म्स ऑफ x.
So one of the curve is y square equals to 4x, तो y क्या होगा 2 root x. बोले सर प्लस माइनस, we have taken plus sign because that branch is there in the first quadrant. y और x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी. तो y इक्वल टू, और यहां पर देखेंगे तो y को x के टर्म में लिखना है तो x स्क्वायर बाय 4. आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं यहां पर y2 माइनस y1 dx. और आपको क्लियर है कि y2 माइनस y1 करने पे इफेक्ट कैसे आ रहा है, why you are getting the result. क्योंकि जब आप सुन लो, जब आप y2 dx करते हैं, जब आप y2 dx करेंगे तो टोटल एरिया आएगा. टोटल एरिया मतलब y2 dx. लेट्स से दिस इज द कर्व y2. इस कर्व को अगर y2 को कंसीडर करें आप, तो 0 से 4 में जो टोटल एरिया होगा उसमें ये एरिया भी आने वाला है. और जब आप y1 dx करेंगे तो ये एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा. टोटल, बोले सर कैसे हो गया ये, बिकॉज द टोटल एरिया जो इंक्लूडेड है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 के बीच में इंक्लूडेड है. अब माय क्वेश्चन टुवर्ड्स यू, रिजल्ट इसका आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, 16/3 आई थिंक इज द रिजल्ट देयर. बट मेरा सवाल आप लोगों से एक और, मैंने यहां पर y2 माइनस y1 dx किया, फाइन आई एम गेटिंग द रिजल्ट. मेरा सवाल, क्या मैं यहां पर x2 माइनस x1 dy भी कर सकता हूं? मेरा सवाल आप लोगों से, क्या मैं यहां पर x2 माइनस x1 dy भी अप्लाई कर सकता हूं? क्योंकि रटना नहीं, समझना है आपको. देखो बोर्ड पे देखिएगा प्लीज. दिस इज y इक्वल्स टू 4, दिस इज y इक्वल्स टू 0. जो भी एरिया बाउंडेड है बिटवीन द टू कर्व्स वो y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 4 के बीच में ही बाउंडेड है. y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 4 में ही जो टोटल एरिया बाउंडेड है. Yes, we can definitely apply here. Or y equals to 0 to y equals to 4, we can definitely apply x2 minus x1. इस क्वेश्चन में दोनों अप्रोच एप्लीकेबल है, y2 minus y1 dx as well as x2 minus x1 dy. ऐसा हर जगह नहीं होगा, कुछ होंगे जहां पे केवल y2 minus y1 हो पाएगा, कुछ होंगे जहां पर केवल x2 minus x1 हो पाएगा. ठीक है, तो जब मैं x2 माइनस x1 dy लिखूंगा, बोले सर कैसे लिखना, कैसे लिखोगे, देखो जरा, x को एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4, x2 हाउ टू राइट दैट कर्व, क्या है ये, x क्या है, y स्क्वायर बाय 4 माइनस ऑफ, यहां पर x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट y, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट y, वैल्यू विल बी पॉजिटिव, सो इट इज 2 रूट y dy. अगेन इफ यू कैलकुलेट द रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू, 16/3 मिलेगा. So for